नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लर्न विद ज्योति। मेरे चैनल की टैगलाइन है याद करो पास करो, याद करो पास करो। हम यहाँ कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने वाले हैं। हर टॉपिक को बार बार दोहराएंगे ताकि वह आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है सैंधव सभ्यता। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था स्टोन एज के, हमने तीनों काल याद कर लिए थे। अब हम याद करेंगे सैंधव सभ्यता को। तो चलिए शुरू करते हैं। 1921 से पूर्व हम सैंधव सभ्यता का अध्ययन नहीं करते थे। 1921 से पूर्व हम सैंधव सभ्यता का अध्ययन नहीं करते थे। हम पूरी सैंधव सभ्यता के टॉपिक को शुरू से लेके अंत तक एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। वो आज का वीडियो होगा, चाहे 1 घंटे का ही क्यों ना हो। 1921 के पूर्व हम सैंधव सभ्यता का अध्ययन नहीं करते थे। वर्ष 1921 में सर्वप्रथम हमें सैंधव सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। 1921 में हमें सैंधव सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। जो जानकारी हमें दी वो थे दयाराम साहनी महोदय। दयाराम साहनी, सैंधव सभ्यता की जानकारी हमें मिली है दयाराम साहनी महोदय से। दयाराम साहनी महोदय से इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की 1921 में। 1921 से पूर्व हम सैंधव सभ्यता का अध्ययन नहीं करते थे। सैंधव सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सैंधव सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। इसी स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई, क्योंकि इसी स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया। मार्शल महोदय ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। मार्शल महोदय ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। मार्शल महोदय ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कांसा, जो तांबा और टीन को मिलाकर बनाते हैं, कांसा जो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा और टिन मतलब कांसे नामक धातु बनाई। कांसे नामक धातु बनाई, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन्होंने 3 चीज़ें, सैंधव सभ्यता पहला नाम, दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, तीसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा नाम क्या है सैंधव सभ्यता का? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पहला नाम है सैंधव सभ्यता, दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता और तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त नाम है, सबसे उपयुक्त नाम है। इसे सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता का कालानुक्रम। हड़प्पाई तिथि पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। सैंधव सभ्यता का कालानुक्रम, हड़प्पाई तिथि पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। अब हम देखेंगे कौन सा इतिहासकार क्या कहता है कि हड़प्पा तिथि की खोज कब की गई थी, कितने वर्ष पूर्व ये हड़प्पा तिथि ने जन्म लिया था। अब है देखेंगे मार्टिमर व्हीलर प्रमुख इतिहासकार। ये सारे एक तरफ इतिहासकार हैं और एक तरफ उनकी बताई हुई हड़प्पाई तिथि है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि इतने वर्ष पूर्व हड़प्पाई तिथि का जन्म हुआ था। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? 2500 बीसी से 1500 बीसी तक यह सभ्यता चली थी। 2500 बीसी से मतलब 2500 बीसी ईसा पूर्व से ये 1500 बीसी तक ये सभ्यता चली थी। मार्टिमर व्हीलर। डीपी अग्रवाल कहते हैं 2350 बीसी से 1750 बीसी। डीपी अग्रवाल कहते हैं 2350 बीसी से 1750 बीसी, 1750 बीसी या 1750 कह लीजिए।
डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल कहते हैं 2350 बीसी से 1700 बीसी, 1750 बीसी। जॉन मार्शल क्या कहते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं 3250 बीसी से 2750 बीसी। जॉन मार्शल क्या कहते हैं? 3200 बीसी से 2750 बीसी जॉन मार्शल कहते हैं। 2800 बीसी से 2500 बीसी प्रोफेसर मैके कहते हैं। प्रोफेसर मैके कहते हैं कि यह सभ्यता 2800 बीसी से 2500 बीसी के बीच की है, प्रोफेसर मैके ने कहा है। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार डीपी अग्रवाल सबसे सही माने जाते हैं। 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, 2350 बीसी से 1750 बीसी तक रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार। रेडियो कार्बन तिथि की तकनीक की खोज 1949 में की गई। रेडियो कार्बन तिथि की खोज 1949 में की गई। रेडियो कार्बन तिथि की खोज 1949 में की गई। विलर्ड लीबी ने की थी। विलर्ड लीबी ने की थी। विलर्ड लीबी ने की थी। रेडियो कार्बन तिथि की तकनीकी की खोज, रेडियो कार्बन तिथि की तकनीकी की खोज 1949 में विलर्ड लीबी ने की थी। विलर्ड लीबी ने की थी। सैंधो सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित मत, सैंधो सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सैंधो सभ्यता की विदेशी सभ्यता से उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों में जॉन मार्शल, ये जो इतिहासकार हैं, इन्होंने माना है कि सैंधो सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी सभ्यता से हुई है, जिसमें से प्रमुख हैं मार्शल, व्हीलर और क्रेमर। मार्शल, विलहर केमर, मार्शल, व्हीलर, केमर, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। ये कौन है? ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। सैंधो सभ्यता की विदेशी सभ्यता से उत्पत्ति मानने वाले, सैंधो सभ्यता की विदेशी सभ्यता से उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों में कौन है? जॉन मार्शल है, व्हीलर है और केमर हैं। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। विदेशी मत को मानने वालों में एच.डी. संकालिया भी हैं। विदेशी मत को मानने वालों में एच.डी. संकालिया भी हैं। इन्होंने बलूचिस्तान और जिबूरत के चबूतरों में समानता बताई है। इन्होंने बलूचिस्तान और जिमुरत के चबूतरों में समानता बताई है। ऊपर से सकरे होते थे इनके चबूतरे और नीचे से चौड़े होते थे। ऊपर से सकरे होते थे और नीचे से चौड़े होते थे। गहराई से देखने पर सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनेक असामान्यताएं भी थीं। जब गहराई से देखा गया तो सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनेक असामान्यताएं थीं। अब हम देखेंगे सैंधो सभ्यता के समकालीन कितनी सभ्यताएं इस पृथ्वी पर पनप रही थीं। अब हम देखेंगे सैंधव कालीन की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन थीं। सबसे पहले नंबर पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता भी इसको कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता भी इसे कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता भी इसे कहते हैं। यह टिग्रिस नदी के किनारे बसी थी। यह टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई थी। यह टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता या टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता, अब हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी। चीनी सभ्यता होंगहो नदी के किनारे बसी हुई थी। चीनी सभ्यता होंगहो नदी के किनारे बसी हुई थी। चीनी सभ्यता होंगहो नदी के किनारे बसी हुई थी। अब हम देखेंगे असामान्यताएं सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? असामान्यताएं देखेंगे कि सैंधव सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या क्या असामान्यताएं थी। सैंधव सभ्यता की लिपि चित्राक्षर थी। सैंधव सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्राक्षर, पिक्टोग्राफिक लिपि है। पिक्टोग्राफिक लिपि है।
इनकी लिपि कीलाक्षर लिपि है। इसकी लिपि कैसी है? कीलाक्षर लिपि है। कीलाक्षर लिपि है। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। साधु पुरोहित शासक के रूप में होते हैं। साधु और पुरोहित शासक के रूप में होते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। पक्की ईंटों के मकान कालीबंगा को छोड़कर सैंधव सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। सैंधव सभ्यता को छोड़कर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। सैंधव सभ्यता में कालीबंगा को छोड़कर सैंधव सभ्यता में कालीबंगा को छोड़कर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों के मकान हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों के मकान हैं। अब हम फिर से एक बार देख लेंगे, सैंधव सभ्यता को एक तरफ देख लेंगे और मेसोपोटामिया को बाद में देख लेंगे। अब हम पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता के बारे में ही पढ़ेंगे केवल। इसकी लिपि चित्राक्षर थी। चित्राक्षर पिक्टोग्राफिक लिपि थी। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर नहीं है यहाँ पे सैंधव सभ्यता में। पक्की ईंटों के मकान हैं। पक्की ईंटों के मकान है सिर्फ कालीबंगा को छोड़कर। कालीबंगा में केवल कच्ची ईंटों के मकान पाए गए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसकी लिपि कीलाक्षर थी। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर थी। मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। पुरोहित और साधु शासक के रूप में होते हैं। जो वहाँ का पुरोहित होता था वही शासक होता था। कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। ये असामान्यताएं थी सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब हम देखते हैं सैंधव सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? आई महादेवन ने किया। आई महादेवन ने किया। सैंधव सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास आई महादेवन ने किया। आई महादेवन ने किया। आई महादेवन ने किया। विदेशी उद्भव का मत, अब हम देखेंगे विदेशी उद्भव का मत किसने किसने माना है। इस मत का प्रतिनिधित्व फेयर सर्विस ने किया। फेयर एंड सर्विस, ये आपस में पति पत्नी है। फेयर एंड सर्विस ने किया। इस मत का प्रतिनिधित्व किसने किया? फेयर एंड सर्विस ने किया। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल प्रमुख हैं। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल प्रमुख हैं। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी संस्कृति से हुई थी। फेयर एंड सर्विस, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, इन विद्वानों का मानना है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी संस्कृति से हुई है। 3 लोगों ने माना है। HD संकालिया भी हैं इसमें से। फेयर एंड सर्विस, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को विदेशी संस्कृति से मानते हैं। फेयर सर्विस ने बलूचिस्तान की नाल कुल्ली, फेयर एंड सर्विस ने बलूचिस्तान में जगह के नाम है नाल कुल्ली, नाल अलग है, कुल्ली अलग है, राना गुंडई और सिंध की आमरी और कोट दीजी संस्कृतियों से सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को माना है। फेयर एंड सर्विस ने नाल कुल्ली बलूचिस्तान की, फेयर एंड सर्विस ने बलूचिस्तान की, फेयर एंड सर्विस ने बलूचिस्तान की नाल कुल्ली राना घुंडई, नाल कुल्ली राना घुंडई, सिंधु की आमरी और कोट दीजी संस्कृतियों से सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को माना है। कोट दीजी संस्कृतियों से सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को माना है। फेयर एंड सर्विस ने बलूचिस्तान में एक जगह के क्या नाम है? नाल कुल्ली राना घुंडई, सिंधु की आमरी कोट दीजी संस्कृतियों से सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति को माना है। अमलानंद घोष ने बीकानेर की, अमलानंद घोष ने क्या किया है? बीकानेर की सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति से सैंधव उत्पत्ति को माना है। अमलानंद घोष ने बीकानेर की सोथी संस्कृति से सैंधव उत्पत्ति को माना है। विदेशी मत अधिक तर्क संगत मत है।
विदेशी मत अधिक तर्क संगत मत है। सोथी संस्कृति भारत में एक राजस्थान राज्य की सोथी संस्कृति से माना है। ये लोग पीपल, बबूल, केले, नीम वृक्ष की पूजा करते थे। बहुदेववादी सभ्यता थी। जो हमारी सैंधव सभ्यता है वो पीपल, बबूल, केले, नीम वृक्ष की पूजा करते थे। इसे बहुदेववादी सभ्यता माना गया है। ये लोग थाली पर रस्सी से छल्लों के निशान बनाते थे। रस्सी से छल्लों के निशान वाले बर्तन मिले हैं सैंधव सभ्यता में। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ये सैंधव सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। सैंधव सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन से 3 देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। सैंधव सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ पे है? 3 देशों में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान के क्षेत्र हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र हैं। शूरतोगई मुंडी गाग। शूरतोगई मुंडी गाग। शूरतोगई मुंडी गाग। शूरतोगई शूरतगई मुंडी गाग। शूरतगई मुंडी गाग। शोर्त सा में ओ की मात्रा है। सलजम वाले सा में ओ की मात्रा है। ता में छोटी ऊ की मात्रा है। ऊपर रा है, घा है और ई है। कुछ लोग गा भी बनाते हैं। शूरतोगई मुंडी गाग। अब पाकिस्तान के क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। पाकिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। पाकिस्तान में 3 क्षेत्र हैं। भारत में 6 क्षेत्रों में सैंधव सभ्यता फैली हुई थी। भारत में 6 क्षेत्रों में सैंधव सभ्यता फैली हुई थी। अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता की सीमाएं। सैंधव सभ्यता की सीमाएं यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फैली हुई थी। सैंधव सभ्यता उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में फैली हुई थी भारत के। अब हम देखेंगे मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा। हम देखेंगे मांडा, उत्तर में क्या होना है? मांडा है। उत्तर में है मांडा, जम्मू कश्मीर के किनारे। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। अब हम देखेंगे पूर्व में कहाँ है? पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। पूर्व में कहाँ तक फैला है? सैंधव सभ्यता कहाँ तक फैली? आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे पूर्व में फैला हुआ है। सैंधव सभ्यता पूर्व में फैली हुई है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। अब हम देखेंगे पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई है? बलूचिस्तान में सुतका, गैंडोर, दास्क नदी के किनारे। बलूचिस्तान में सुतका, गैंडोर, दास्क नदी के किनारे। बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ तक फैली है? अब हम देखें बलूचिस्तान में सुतका, गैंडोर, दास्क नदी के किनारे। अब हम दक्षिण में देखेंगे कहाँ तक फैली हुई। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे। गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे।
दैमाबाद महाराष्ट्र तक, दक्षिण में कहाँ तक फैली है सैंधव सभ्यता? दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे फैली हुई है। इसका आकार, सैंधव सभ्यता का आकार किस आकार में फैली हुई है? त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार में। सैंधव सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई है। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सैंधव सभ्यता। अब देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और साक्ष्य। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल और साक्ष्य में क्या क्या मिला है। स्थिति, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब, रावी नदी का बायां तट। सैंधव सभ्यता की स्थिति कहाँ है? सैंधव सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा नामक स्थान पर सैंधव सभ्यता में कहाँ फैली हुई है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी का बायां तट। पाकिस्तान के जो पंजाब में रावी नदी के बाएं तट पर फैली हुई है मोंटगोमरी। इसे खोजा था किसने? खोजकर्ता का नाम दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब हम साक्ष्य के बारे में देखेंगे। श्रमिक आवास मिले हैं। साक्ष्य में श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक आवास, अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार। नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है हम वही देखेंगे। श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिक आवास। अन्नागार, अन्नागार जहाँ अन्न भरा जाता था, अन्न भंडारण गृह, अन्नागार उसे ही कहते हैं, अन्नागार। नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति। कब्रिस्तान मिला है RH37 और H, RH37 और H। कब्रिस्तान मिला है R37 और H नामक। गरुड़ पक्षी की प्रतिमा मिली है, गरुड़ पक्षी। तांबे की भट्टी बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तांबे की भट्टी मिली है, तांबे की भट्टी मिली है, तांबे की भट्टी। तांबे की भट्टी तांबा बनाने वाली भट्टी मिली है, तांबा बनाने वाली भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? खोज करता है 1922 में खोजी गई राखल दास बनर्जी, मतलब RD बनर्जी ने खोजी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की हम देखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने की। 1922 में खोजकर्ता मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी जी ने की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की। स्थिति कौन है? लरकाना जिला, लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान। सिंधु नदी का दायां तट, सिंधु नदी का दायां तट, दायां तट, दायां तट मतलब सीधे हाथ की तरफ जो तट होगा उसे वही उस सिंधु नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान का, लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान, लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी का दायां तट। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों या प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों या प्रेतों का टीला, मृतकों या प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का भाग भी कहते हैं, इसे सिंधु का भाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब हमने दो देख लिए, अब इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं देखते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले? महान अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में भी अन्नागार मिला था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि जितना बड़ा मोहनजोदड़ो में मिला था, इसीलिए इसे महान अन्नागार की संज्ञा दी गई है।
अब हम देखेंगे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो। महान अन्नागार, महान अन्नागार, महान स्नानागार, बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला है। महान स्नानागार, पुरोहित आवास मिले हैं। पुरोहित जो पूजा करने वाले लोग जो होते थे, जो इनमें पूजा करने के तो साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन कर्म कांड के जैसे कि हवन हवन के कुंड मिले हैं। तो जो पुरोहित होते थे उनके आवास भी मिले हैं। पुरोहित आवास, सभा भवन, सभा भवन, चांदी की मोहर, चांदी की मोहर, पशुपति की मोहर, पशुपति की मोहर, चांदी की मोहर, पशुपति की मोहर, कुंभकारों की बस्ती इत्यादि, और एक कुआं भी मिला है। कुंभकारों की बस्ती माने कुम्हारों की बस्ती मिली है, एक कुम्हारों की बस्ती मिली है। पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। कुम्हारों की बस्ती मिली है, कुआं भी मिला है। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के, अब हम एक बार रिवीजन कर लें पूरे साक्ष्यों को। आप भी रिपीटेशन करिएगा, आप भी रिपीट करिएगा बार बार। साक्ष्य मिले हैं कौन से मोहनजोदड़ो में? महान अन्नागार, महान अन्नागार, महान स्नानागार, महान स्नानागार, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, सभा भवन, सभा भवन, सभाएं भी होती थी तो भवन भी हैं। चांदी की मोहर, चांदी की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर, कुंभकारों की बस्ती मतलब कुम्हार की बर्तन बनाने वालों की बस्ती मिली है। कुआं भी मिला है वहाँ पे। अब हम देखेंगे वृहद स्नानागार जो था उसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं हम लोग। वृहद स्नानागार की लंबाई चौड़ाई, वृहद स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, 11.88 मीटर। अन्ना स्नानागार की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है, 11.88 मीटर। वृहद स्नानागार की जो लंबाई है 11.88 मीटर है। चौड़ाई है, चौड़ाई है 7.0701 मीटर, 7.01 मीटर, 7.01 मीटर चौड़ाई है। और गहराई है 2.43 मीटर, 41, 42, 43 वाला, 2.43 मीटर, 2.43 मीटर, 2.43 मीटर की गहराई है, 2.43 मीटर। इसीलिए इतनी बार बता रहे हैं अलग अलग तरीके से ताकि आपको गहराई याद हो जाए। गहराई भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं स्नानागार में, उत्तर और दक्षिण में स्नानागार में सीढ़ियाँ हैं, और दक्षिण पश्चिम में पानी के निकास के लिए एक नाली है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में पानी के निकास के लिए एक नाली है। पश्चिम में एक कुआं है जहाँ से स्नानागार में पानी भरा जाता है। पश्चिम में एक कुआं है, दक्षिण और पश्चिम में जो स्नानागार का पानी निकालने के लिए निकासी के लिए एक नाली है। दक्षिण और पश्चिम में नाली है और पश्चिम में थोड़ी दूर पे एक कुआं है जिससे स्नानागार में पानी भरा जाता है। अब हम देखेंगे कालीबंगा में क्या क्या मिला है। कालीबंगा में, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। स्थिति देख लेते हैं कालीबंगा की स्थिति। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, सरस्वती नदी या पुराना नाम घग्घर नदी के किनारे था। जो नया नाम है वो सरस्वती नदी और पुराना नाम है घग्घर नदी। तो हम देख लेते हैं हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, सरस्वती नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष 1951 में। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष 1951। अमलानंद घोष 1951। अमलानंद घोष 1951। कालीबंगा की खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष 1951। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। स्थिति हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, सरस्वती नदी या घग्घर नदी के किनारे। साक्ष्य देख लेंगे हम लोग। साक्ष्य क्या क्या मिले? शल्य क्रिया की साक्ष्य मिले, शल्य क्रिया के।
शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं। जुते खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अग्निवेदिकाएं मिली हैं, अग्निकुंड मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली हैं, अग्निकुंड मिले हैं। युग्म समाधान मिले हैं, युग्म समाधान मिले हैं। दो लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधान उसी को कहते हैं। मकान कच्ची ईंटों के थे, मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं। कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले हैं। अब साक्ष्य में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं, शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं। जुते खेत का साक्ष्य मिला है, जुते खेत का साक्ष्य मिला है। अग्निवेदिका अग्निकुंड मिले हैं, अग्निवेदिका अग्निकुंड मिले हैं। युग्म समाधान मिले हैं, युग्म समाधान मिले हैं। मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं, मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं। अब हम देखते हैं लोथल में क्या क्या मिला है। लोथल में लोथल की स्थिति देख लेते हैं। लोथल है कहाँ? खंभात की खाड़ी गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खंभात की खाड़ी गुजरात में। लोथल की स्थिति क्या है हम देख लेते हैं। लोथल की स्थिति है खंभात की खाड़ी गुजरात में। खंभात की खाड़ी गुजरात। लोथल की स्थिति कहाँ है? लोथल एक डॉकयार्ड था, मतलब बंदरगाह था, जहाज़ों के खड़े होने का स्थान, जहाज़ों के खड़े होने का स्थान था लोथल। स्थिति खंभात की खाड़ी गुजरात, भगवा नदी के किनारे। खंभात की खाड़ी लोथल, खंभात की खाड़ी गुजरात, भगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता थे S.R. राव 1954, S.R. राव 1954। 1951 में कालीबंगा, 1954 में लोथल। पहले गुजरात है, पहले राजस्थान है ऊपर, फिर गुजरात नीचे आ जाएंगे तो 1954 में। 1951 होगा तो कालीबंगा राजस्थान में आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिकाएं मिली हैं, यहाँ पे बत्तख का चित्रण मिला है, सर्वाधिक बत्तख के चित्रण यहीं हुए हैं। अग्निवेदिकाएं मिली हैं, अग्निवेदिकाएं मिली हैं, बत्तख का चित्रण मिला है। बत्तख के चित्रण के बहुत सारे चित्रण मिले हैं, बत्तख के बहुत सारे चित्र मिले हैं। फारस की खाड़ी की मोहरें मिली हैं, इसका मतलब वहां से व्यापार होता था हमारे यहाँ। फारस की खाड़ी खाड़ी प्रकार की मोहरें मिली हैं, फारस की खाड़ी की मोहरें मिली हैं। चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ये बंदरगाह था, बंदरगाह था। लोथल क्या एक बंदरगाह है। गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली है, गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। मम्मी के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हमारी मम्मी इजिप्शियन मम्मी से अलग थी। मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। प्रशासनिक भवन मिले हैं, प्रशासनिक भवन मिले हैं। लोथल एक डॉकयार्ड था जहाँ से व्यापार होता था, तो उस व्यापार को सही ढंग से वो चले इसके लिए प्रशासनिक भवन हुआ करते थे, वहाँ अधिकारी बैठा करते होंगे। उपनाम अब हम देखेंगे। लोथल के उपनाम है लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ऐसा राव ने कहा है। यहाँ पर मिट्टी का साहुल भी मिला है। साहुल तो आप लोग जानते हो जो मिस्त्री लोग घर बनाते हैं, जिससे दीवार एकदम सीधी बने, नापते हैं दीवार। लोमड़ी का चित्र मिला है, लोमड़ी का चित्र मिला है, लोमड़ी का चित्र मिला है, लोमड़ी का चित्र मिला है। खंभात की खाड़ी गुजरात। लोथल कहाँ है अब हम देखेंगे। खंभात की खाड़ी में है स्थिति, लोथल की स्थिति है खंभात की खाड़ी में गुजरात में, भगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता S.R. राव 1954, S.R. राव 1954। साक्ष्य में देख लेंगे क्या क्या मिला है हमें। अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं। बत्तख का चित्र सर्वाधिक मिले हैं, बत्तख के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह है, बंदरगाह है लोथल। यहाँ पे गोदाम मिले हैं, गोदाम मिले हैं। गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली है, गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। फारस की खाड़ी की मोहरें मिली हैं, फारस की खाड़ी प्रकार की मोहरें मिली हैं, फारस की खाड़ी प्रकार की मोहरें मिली हैं। मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। प्रशासनिक भवन मिला है, प्रशासनिक भवन मिला है। इसके S.R. राव ने इसको अनेक उपनाम दिए हैं, इसको 2 उपनाम दिए हैं S.R. राव ने। S.R. राव ने इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। S.R. राव ने इसे लघु हड़प्पा, लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है।
यहाँ पे मिट्टी का साहुल मिला है, मिट्टी का साहुल मिला है, मिट्टी का साहुल मिला है, लोमड़ी का चित्र मिला है, लोमड़ी का चित्र मिला है, लोमड़ी का चित्र मिला है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य प्रमुख नगर। अब चंदहूदड़ों के बारे में पढ़ेंगे। चंदहूदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी और प्रांत, सिंधु प्रांत के किनारे। चंदहूदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी और सिंधु प्रांत के किनारे। सिंधु प्रांत और सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। चंदहूदड़ो की संस्कृति का उपनाम है झूखर झाखर संस्कृति। झूखर झाखर संस्कृति चंदहूदड़ो की संस्कृति का उपनाम है। चंदहूदड़ो की संस्कृति का उपनाम है झूखर झाखर संस्कृति। चंदहूदड़ो की संस्कृति का उपनाम है झूखर झाखर संस्कृति। यह सिंधु नदी और सिंधु प्रांत के किनारे स्थित है। चंदहूदड़ो सिंधु नदी और सिंधु प्रांत के किनारे स्थित है। इसे खोजा था N.G. मजूमदार 1931 में। नानी गोपाल मजूमदार ने N.G. मजूमदार 1931 चंदहूदड़ो की खोज की गई। चंदहूदड़ो की खोज कब की गई? 1931 में नानी गोपाल मजूमदार ने की। नानी गोपाल मजूमदार ने की। मनके बनाने का औद्योगिक कारखाना था। मनके बनाने का यहाँ पे कारखाना मिला है। चंदहूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला है। यह औद्योगिक नगर था। यह क्या था? एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। मिट्टी की पक्की नालियाँ मिली हैं। मिट्टी की पक्की नालियाँ मिली हैं। मिट्टी की क्या मिली है? पक्की नालियाँ मिली हैं। मिट्टी की पक्की नालियाँ मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं। कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। बनावली, अब हम देखेंगे बनावली के बारे में पढ़ेंगे। बनावली कहाँ है? हरियाणा का हिसार जिले में। हरियाणा का हिसार जिला, बनावली वहाँ स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में बनावली स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में बनावली स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में बनावली स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली कहाँ स्थित है? सरस्वती के किनारे स्थित है, जो प्रायः अब लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है हिसार, हरियाणा। मिट्टी का हल मिला है। अब यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले हैं हम देख लेते हैं। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का क्या मिला है? हल मिला है। मिट्टी का हल मिला है। बटखरा, माप तौल का सामान मिला है। मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल मिला है। बटखरा मिला है, नाप तौल का सामान जिससे नापा तौला जाता था। बटखरा माप तौल का सामान, बटखरा मतलब माप तौल का सामान मिला है। रसोई घर मिला है। रसोई घर मिला है। रसोई घर मिला है। अब हम देखेंगे गुजरात का धौलावीरा, गुजरात का कच्छ जिला। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज किसने की थी? धौलावीरा की JP जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज 1967-68 में JP जोशी ने की। धौलावीरा की खोज 1967-68 में JP जोशी ने की। 1967-68 में धौलावीरा की खोज JP जोशी ने की। RS बिष्ट ने धौलावीरा के उत्खनन का नेतृत्व किया। RS बिष्ट ने धौलावीरा के उत्खनन का नेतृत्व किया। RS बिष्ट ने धौलावीरा के उत्खनन का नेतृत्व किया। RS बिष्ट ने धौलावीरा के उत्खनन का नेतृत्व किया। धौलावीरा में सूचना पट्ट, साइन बोर्ड मिला है एक। धौलावीरा में एक सूचना बोर्ड की प्राप्ति हुई है।
यहाँ का जल प्रबंधन बहुत अच्छा था, यहाँ का जल प्रबंधन बहुत अच्छा था। यहाँ पर सीढ़ीदार कुएं और जलाशय मिले हैं जिससे उनसे खेती की जाती थी वहाँ पे। यहाँ पे सूचना पट्ट साइन बोर्ड मिला है, सूचना पट्ट मिला है एक, साइन बोर्ड मिला है एक। जल प्रबंधन अच्छा था, जल प्रबंधन वहाँ यहाँ का बहुत अच्छा था धौलावीरा का। यहाँ पे सीढ़ीदार कुएं और जलाशय मिले हैं, सीढ़ीदार कुएं और जलाशय मिले हैं, सीढ़ीदार कुएं और जलाशय मिले हैं। अब हम देखेंगे रोपण, रोपण के बारे में हम पढ़ेंगे। पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपण स्थित है। पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपण स्थित है। पंजाब के सतलज नदी के किनारे, पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपण स्थित है। पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपण स्थित है। आधुनिक नगर रूपनगर, आधुनिक नगर रूपनगर, इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। पंजाब के रोपण का आधुनिक नाम रूपनगर है। इसे खोजा था वी लाल ने, वैन वाला वी है, वैन वाला वी लाल 1950, वैन वाला वी है, वी लाल 1950। रोपण की खोज वी लाल ने 1950 में की। रोपण की खोज वी लाल ने 1950 में की। यहाँ पे साक्ष्य मिले, मालिक के साथ कुत्ते का समाधान मिला है, मालिक के साथ कुत्ते का समाधान मिला है, मालिक के साथ कुत्ते का समाधान मिला है। रोपण में, रोपण में खोजा किसने था? वी लाल 1950 में खोजा गया। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक स्थिति। अब हम क्या देखेंगे? सैंधव सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। सैंधव सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। सैंधव सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। सैंधव सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, सैंधव सभ्यता को हम पार्ट 2 में करेंगे अब। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।